वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम सी ए राजेश भाऊवाला फ्रॉम सूरत। आज हम ये वीडियो बजट 2023 के एक ऐसे प्रावधान को लेकर बनाने जा रहे हैं जिसको लेकर ट्रेडर्स और इंडस्ट्री में काफ़ी चिंता बनी हुई है। जैसे जैसे 31 मार्च 2024 नज़दीक आ रहा है, अब लोगों को यह एहसास होने लगा है कि इस प्रावधान से लाखों रुपए की टैक्स लायबिलिटी इस फर्स्ट ईयर में उनके ऊपर आ सकती है। यह प्रावधान माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से, यदि आप कोई परचेज करते हैं, चाहे वह गुड्स की परचेज है, चाहे वह सर्विस की परचेज है, और इस तरह की परचेज का पेमेंट यदि 45 दिन से अधिक की अवधि तक पेंडिंग रहता है तो 31 मार्च 2024 को जो भी इस तरह की आउटस्टैंडिंग है, आपका पेमेंट क्रेडिटर्स को देना बाकी है, वह आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। जनरली यदि हम सूरत के टेक्सटाइल ट्रेडर्स के रेफरेंस में देखते हैं तो नॉर्मली इनके क्रेडिटर्स में वीवर्स का, एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स का, वैल्यू एडिशन यूनिट्स का, यदि हम वीवर्स का देखें तो उनके केस में यदि वो ट्विस्टिंग का या बाहर से जो अन्य जॉब वर्क कराते हैं, सामान्यतः ऐसे सभी यूनिट्स माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में आती है। हालांकि सूरत में अभी मीडियम एंटरप्राइजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। रेपियर वाटर जेट यूनिट्स और अन्य इंडस्ट्रियल यूनिट्स की साइज बढ़ी है, लेकिन अभी भी अधिकांश यूनिट्स माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन में आते हैं। इसका सूरत के टेक्सटाइल ट्रेडर्स पर टैक्स लायबिलिटी के रूप में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सूरत के टेक्सटाइल ट्रेडर्स की क्रेडिटर्स में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के क्रेडिटर्स काफ़ी खड़े रहते हैं, लेकिन टेक्सटाइल ट्रेडर्स को माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में इस सेक्शन के पर्पज से शामिल नहीं किया जाएगा। इस कारण से यदि उनका पेमेंट जो बाकी है, चाहे वह सूरत में है, बाहर सूरत एक होलसेल मार्केट है, बाहर पूरे इंडिया में माल जाता है, तो उनके जो डेटर्स हैं उनके सामने ये समस्या नहीं है कि वो सूरत के टेक्सटाइल ट्रेडर्स को उस 45 डेज की अधिकतम अवधि में पेमेंट करें। इसके लिए जहां सूरत के टेक्सटाइल ट्रेडर को अपने क्रेडिटर्स को अधिकतम 45 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, वहीं उसके स्वयं के जो डेटर्स हैं उनसे 45 डेज में पेमेंट आ जाए, इस तरह का कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं है। इस कारण से आपको अपनी बैलेंस शीट पर अभी से ही स्टडी करनी होगी कि आपकी बैलेंस शीट में कौन से क्रेडिटर्स हैं, आप इन 3 महीनों में किन पार्टियों से परचेज करने वाले हैं और उनका पेमेंट 31 मार्च को कितना आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। जो भी पेमेंट 45 डेज से ज़्यादा का बाकी रहेगा, उसका आपकी टैक्स लायबिलिटी पे जो इफेक्ट आएगा, उसके लिए भी आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी। सामान्यतः जो सोशल मीडिया में 45 डेज की लिमिट का काफ़ी बताया जा रहा है कि 45 डेज की लिमिट है, लेकिन मैं आपको
ये बताना चाहता हूँ कि 45 डेज़ की लिमिट अधिकतम है। हम बहुत सारे बिल्स में ऐसा भी देखते हैं जहाँ वो पेमेंट कंडीशन 15 डेज़ लिखवाते हैं, कोई 30 डेज़ लिखवाते हैं। तो यदि आपने किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज, चाहे वो वीविंग यूनिट है, एम्ब्रॉयडरी यूनिट है, ऐसी यूनिट से माल लिया है और उनके बिल में नीचे पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन 30 दिन लिखी हुई है, तो आपके लिए वो 30 दिन की ही कंडीशन अप्लीकेबल होगी। उस केस में आपको 45 डेज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे केस में आप अपने सप्लायर से बातचीत करके उनसे बिल रिवाइज करा के उस कंडीशन को सुधरवा सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमारे सप्लायर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि वो माइक्रो यूनिट है, स्मॉल यूनिट है और मीडियम एंटरप्राइज है। कृपया ये ध्यान रखें कि सामान्यतः हम एमएसएमई बोलते हैं, लेकिन इस बजट प्रावधान जो इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रावधान किया गया है उसमें केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज ही इंक्लूडेड है। जो मीडियम एंटरप्राइजेज जिनका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया है वो इस प्रावधान में नहीं आते हैं। इसलिए मीडियम एंटरप्राइजेज से की गई परचेज के लिए आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सप्लायर से ही इस बारे में डिक्लेरेशन लेनी होगी कि वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। इसके लिए आपको अपने सप्लायर से एक निर्धारित फॉर्मेट में डिक्लेरेशन लेके अपने पास रखनी होगी ताकि भविष्य में कभी भी इनकम टैक्स स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स में आपके पास वो रिकॉर्ड में रह सके। सामान्यतया सब्सिडी के बेनिफिट्स लेने के लिए जितने भी वीविंग यूनिट्स हैं, एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स हैं, बैंक लोन लेते समय और सब्सिडी के एप्लीकेशन करते समय सबके पास ही उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए वो ले ही लेते हैं। इसके लिए इस बात का ध्यान रखें। ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम साड़ी बनाते हैं, ग्रे परचेज करते हैं और मिलों से जो वर्क कराकर साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्या हम माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन में आते हैं? और काफ़ी ट्रेडर्स ने एमएसएमई एक्ट में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाल भी रखा है, वो रजिस्ट्रेशन ले रखा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि जो ट्रेडर्स ने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो केवल लिमिटेड बेनिफिट के लिए है, जिसमें आपको बैंक्स एक माइक्रो स्मॉल यूनिट के रूप में रिकॉग्नाइज करती है और आपको इंटरेस्ट में कुछ बेनिफिट दे देती है। लेकिन सेक्शन 43B सबसेक्शन H का जो प्रावधान है उसके अंदर सामान्यतः सूरत के ऐसे टेक्सटाइल ट्रेडर्स जो केवल ग्रे लेकर मिलों से जो वर्क करवाकर साड़ी बना रहे हैं वो इसमें इस प्रावधान के अंतर्गत कवर नहीं होंगे। दूसरा जो एक काफ़ी जो एक प्रावधान है जिसके बारे में सब लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं कि 31 मार्च को भी जो आउटस्टैंडिंग है, जैसे काफ़ी लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम 17 फरवरी के बाद के बिल ले लें। यदि हम उसके बाद हमारे सप्लायर को अप्रूवल दे दें तो 17 फरवरी के बाद का हमारा सप्लायर बिल बनाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है यदि 31 मार्च को आपकी आउटस्टैंडिंग है, उसका पेमेंट यदि 5 अप्रैल को ड्यू हो रहा है और आपने वो 5 अप्रैल को पेमेंट नहीं किया है तो भी वो आपका डिसअलाउंस हो जाएगा, क्योंकि उस परचेज का पेमेंट, ये जो डिसअलाउंस का प्रावधान है वो उस परचेज से लिंक्ड है। तो ये आप ध्यान रखें। फर्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि आपकी बैलेंस शीट में आपके सप्लायर का स्टेटस क्या है, क्या वो माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन में आता है। दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि उसके बिलों पर क्या कंडीशन लिखी हुई है, क्या वो 15 दिन की लिखी हुई है, 30 दिन की लिखी हुई है या 45 दिन की लिखी हुई है।
यदि 15 दिन की लिखी हुई है तो आपको 15 दिन में ही पेमेंट करना होगा। यदि आपने 31 मार्च को यदि उस 16 दिन हो जाते हैं तो फिर आपका वो डिसअलाउंस हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने सप्लायर से या तो बिल पर ही उसके साइन सिक्का लेने होंगे कि हमने अपनी पेमेंट की कंडीशन 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी है। तीसरा, आपको अपने ऐसे सप्लायर जिन्होंने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है उनसे एक निर्धारित फॉर्मेट में डिक्लेरेशन लेना होगा। इसके लिए एक्ट में कोई निर्धारित फॉर्मेट नहीं है। एक अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया हुआ डिक्लेरेशन फॉर्म आप अपने सप्लायर से लीजिए ताकि भविष्य में आपके लिए काम आ सके। फर्स्ट ईयर में जो आपका डिसअलाउंस होगा वो नेक्स्ट ईयर में आपको पेमेंट बेसिस पे छूट मिल जाएगी, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके लिए एक टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। और दूसरा, आपकी वर्किंग कैपिटल इतना पेमेंट यदि आपको करना है तो आपके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आप तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी ही सिस्टर कंसर्न में वीविंग यूनिट्स लगा रखी है, एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स लगा रखी है, या दूसरी कई तरह की जो टेक्सटाइल से अलग हैं उन्होंने भी ग्रुप कंसर्न में काफ़ी ऐसी यूनिट्स लगा रखी हैं जो अपने इन हाउस ही माल बेचती हैं। कई बार हम देखते हैं कि उन यूनिट्स का पेमेंट एक साल तक बाकी रहता है क्योंकि वो इन हाउस यूनिट्स होती है जहां जब फंड्स की ज़रूरत होती है आपस में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि यदि आप ऐसी यूनिट्स को, चाहे वो आपके वाइफ के नाम से हैं, आपके बेटे के नाम से हैं, मदर फादर के नाम से हैं, यदि आप उनको भी 45 डेज़ में या 15 दिन 30 दिन जो भी उस बिल में लिखा हुआ है उस बिल निर्धारित मर्यादा में पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका भी डिसअलाउंस हो जाएगा। तो जो ये प्रावधान हम जब से जीएसटी आया तब से हमने काफ़ी बार कहा है कि सिस्टर कंसर्न्स का पेमेंट भी समय से करें, क्योंकि उसमें भी 180 दिन की जो जीएसटी एक्ट में मर्यादा है, यदि उसका भी पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ पे भी जीएसटी असेसमेंट में वो लोग इंटरेस्ट का डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब प्रावधानों का ध्यान रखें। इस बारे में आरबीसी टीम द्वारा एक बुकलेट 50 FAQs की एक बुकलेट भी इशू की जा रही है जो हमारी YouTube चैनल पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।